नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कथा है चमत्कार। लेखक मुंशी प्रेमचंद। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उनकी माता पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया और प्रकाश के जीवन के जो मधुर स्वप्न वे देखा करते थे सब धूल में मिल गए। पिता ऊंचे ओहदे पर थे। उनकी कोशिश से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह नहीं मिली। अब गुजर बसर के लिए वही 30 रुपये की महीने की ट्यूशन रह गई। पिता ने कुछ संपत्ति तो छोड़ी ना थी, उल्टे वधू का बोझ और उसके सिर पर ला दिया। और स्त्री भी ऐसी मिली जो पढ़ी लिखी, शौकीन, जबान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपये की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पोंछ लिए। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल सटा हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा, जरूरी सामान से लैस। ऐसा मकान 20 रुपये से कम पर ना मिलता था और काम केवल 2 घंटे का। लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का, पर बड़ा कुंद जेहन और कामचोर। अभी 9वें दर्जे में ही पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ठाकुर और ठकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे अपना लड़का ही समझते थे। वह नौकर नहीं, घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में उसकी सलाह ली जाती। ठाकुर साहब अंग्रेजी जानते नहीं थे। उनकी समझ में अंग्रेजी जानने वाला लौंडा भी उनसे ज़्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजुर्बेकार था। संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने आकर कहा, अभी ना जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह, वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा। उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है, बीरू का ब्याह दे दूं? एक अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आप बीरू बाबू से ही पूछिए ना। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ। प्रकाश असमंजस में पड़ गया और बोला, इस विषय में मैं क्या सलाह दे सकता हूँ? 20वां साल तो है, अब समझ लिए पढ़ना तो हो चुका, पढ़ाई तो होगी नहीं, तो मैं क्या कहते हो, अभी ना करूँ? जैसा आप उचित समझे। मैंने तो दोनों बातें कह दी। मैं कर तो डालूँ, पर मुझे यही डर लगता है कि लड़का कहीं बहक न जाए। आप मेरे रहते इसकी चिंता क्यों करती हैं? इच्छा हो तो कर दीजिए, कोई हरज भी तो नहीं है। पर बाबा, सब तैयारी तुम्हें ही करनी होगी, यह समझ लो। मैं इनकार कब करता हूँ, प्रकाश ने कहा। रोटी की खैर मनाने वाले शिक्षित युवकों को एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई। विवाह का सामान आने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं मूल्यवान थी। इसलिए विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपये खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात ना थी। देखते देखते एक फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया, कहीं मोहल्ले का बनिया, कहीं गैस और शामियाने वाले खुशामद कर रहे हैं। वह चाहता तो 200-400 रुपये बड़ी आसानी से बना लेता, लेकिन इतना नीच ना था। फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ रखा था। परंतु जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे आदमी पड़े हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीज़ें देखकर आंखें ठंडी हो जाती थीं। चंपा ईर्ष्याजनित विराग से बोली, हमें क्या करना, जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने, हम तो यहाँ रोकर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। प्रकाश ने कहा, इन सभी लोगों की मौज है, ना कमाना ना धमाना, बाप दादा छोड़ गए हैं, मज़े से खाते हैं और चैन करते हैं। ईश्वर बड़ा ही अन्यायी है। चंपा ने कहा, अपना अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर का क्या दोष? तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज कर रहे होते। अब तो यहाँ रोटियाँ ही चलना मुश्किल है, तो गहने कपड़े की कौन सोचे। मेरे तो कोई गत की साड़ी भी नहीं है। भले आदमी के घर में कौन सी साड़ी पहन के जाऊं, कैसे शादी में जाऊं, यही सोच सोच करके मैं परेशान हो जाती हूँ। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए ले आऊं क्या? अब इतना भी तो गया गुजरा नहीं हूँ। मुसीबत के दिन सदा नहीं रहते। जिंदा रहा तो एक दिन तुम्हें सिर से पाँव तक जेवरों से लाद दूंगा। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो, मैं ऐसे मन की मिठाई नहीं खाती, निभा होता जाए यही बहुत है, गहनों की साध नहीं। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया।
चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ दी। गहने अभी तक उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में बढ़िया गहने बनते हैं, उसे आशा भी ना थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो ना, गहनों की बात सुनकर जी जलता है। अरे बाबा, तुम ऐसी चीज़ें पहनोगी तो रानी मालूम होगी। गहने क्या सुंदरता बढ़ा देते हैं? अरे मैंने तो ऐसी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भद्दी सी दिखती हैं, चंपा बहलाने के लिए बोली। अरे नहीं ठाकुर साहब तो मतलब के यार हुआ, यह ना हुआ इसमें से एक कोई चीज़ चंपा के लिए दे देते। प्रकाश बोला, तुम भी कैसी बच्चों सी बात करते हो, इसमें बचपन की क्या बात है? कोई उदार आदमी इतनी कृपणता ना करता। मैंने तो कई ऐसे उदार आदमी देखे हैं जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दें। मैं गैर तो नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़कों को पढ़ाता हूँ, शादी ब्याह का सारा इंतजाम करता हूँ। अरे अगर 100-200 की कोई चीज़ दे देते तो क्या उनके गहने कम पड़ जाते? प्रकाश बोला। चंपा ने कुछ ज़्यादा नहीं बोला और फिर वो सो गई। रात के 12 बज गए पर प्रकाश की आंखों में नींद नहीं आती थी। बार बार गहनों की चमक उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई। यही तो खाने पहनने की उम्र है, इस उम्र में इस बेचारी हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। वह दबे पांव कमरे में से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिलती हुई थी। बीच में एक 5 फीट की ऊंची दीवार थी। वह दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलूं। अगर वह जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूँगा, कैसा चरका दिया। कह दूंगा, मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे चला आया। क्या करता? अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो फिर फतह है, किसी को मुझ पर संदेह भी ना होगा। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे। मैं भी कहूँगा, साहब नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है। बेदाग बच जाऊँगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर लूँगा और फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ चंपा को दूंगा, इसमें कोई संदेह ना हो। फिर वह जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती जोरों से धड़क रही थी। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहने की संदूकची ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर ही नहीं मिली। वह संदूकची ले गया जिसमें बिहा के गहने रखे थे। ना जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और ना जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि उसी संदूक में संदूकची रखी हुई है। नौकरों की कार्यवाही होगी, भारी चोर का यह काम नहीं। नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं, नियत बदलते क्या देर लगती है। आज मौका देखा, उठा ले गए। जाकर उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी तुम्हारा नाम ले लेकर रह रही है कि बेचारे ने कितनी मेहनत की थी, चोर ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश चटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी। मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कहीं ताला नहीं टूटा, ना दरवाजे तक टूटा। समझ में नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा। ना जाने किस मनुष्य सायत में लगन आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने विरोध किया, नहीं भैया नहीं, नौकरे ऐसा नहीं कर सकते। 10-10 हज़ार रुपये तो यूं ही रखे रहते हैं, कभी एक पाई तक नहीं गई। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, तुम क्या जानो आदमी का मन कितना जल्दी बदल जाया करता है। जिसने अब तक चोरी नहीं की वह क्या कभी ना करेगा? चोरी कह नहीं सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी करवाऊंगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप ही कबूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा। कहीं उन्हीं के घर की तलाशी ले तो अनर्थ हो जाएगा। बोले, पुलिस में रिपोर्ट कराना और तहकीकात कराना व्यर्थ है। पुलिस माल तो बरामद ना कर सकेगी, नौकरों को मारपीट भरे ही कर लेगी। कुछ नज़र भी उसे चाहिए, नहीं तो दूसरा ही स्वांग खड़ा कर देगी। मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब मुंह बनाकर बोले, तुम भी क्या बच्चों जैसी बात करते हो प्रकाश बाबू? चोरी करने वाला क्या कबूलेगा? मारपीट करके भी नहीं होगा। पुलिस में रिपोर्ट कराना मुझे भी व्यर्थ मालूम होता है। माल बरामद होने से तो रहा, उल्टे महीनों की परेशानी हो जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। प्रकाश बोला, कोई लाभ नहीं। अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके चुपके से पता लगावे तो बात अलग है, लेकिन यहाँ ऐसी पुलिस कहाँ। प्रकाश बोला, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम उगलवाऊंगा। ठाकुराइन बोली, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है। किसी का नाम निकल भी आए तो भी मुझे
संदेह रहेगा। किसी बाहर के ही आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से है, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर साहब बोले, हाँ हाँ, जरा अपने कोठे पर देखो तो शायद कुछ निशान मिले, कल दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे द्वार बंद कर लेता हूँ। हाँ, अगर कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया और वहाँ छिपकर बैठा रहा तो बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव रगड़ के निशान दिखाई दिए। जहाँ पर प्रकाश का पांव पड़ा था वहाँ का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव के निशान पड़ गए थे। प्रकाश की छत पर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहाँ भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ कह न सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी। इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर में से गया है, मुझे कोई संदेह नहीं है। ठाकुर साहब ने कहा, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या होगा, माल तो आने से रहा। पर किंतु मैं आज ही घर छोड़ दूंगा। प्रकाश कुछ सोच के बोला। ठाकुर साहब बोले, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? नहीं नहीं, आप जो भी कहें, मेरे से बड़ा अपराध हुआ है। मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया। संभव है 2-4 दिन में फिर सेंध लगाए। घर में अकेली औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वह रसोई में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो जरा आहट भी ना मिले। मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो और देर होती रहती है। उधर का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। ठकुराइन डरी, बेटा तुम चले जाओगे, भैया तो घर में फाड़ खाएगा। कुछ भी हो माताजी, मुझे जल्दी ही घर छोड़ना होगा। मेरी गफलत से चोरी हुई है, इसका प्रायश्चित तो मुझे ही करना पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर ने स्त्री से कहा, बड़ा लायक आदमी है। ठकुराइन बोली, क्या बात है, चोर उधर से आया। यही बात उसे लग गई, कहीं चोर को पकड़ पाए तो कच्चा खा जाए। अब इस घर में कदापि ना रहेगा, कितना ही समझाओ। ठीक है, अगर चला जाएगा तो मैं किराए के 20 रुपये दे दूंगा। हम किराया क्यों दे, वह तो आप ही घर छोड़ रहा है। किराया तो देना ही पड़ेगा, ठाकुर साहब बोले। ऐसे आदमी के साथ कुछ बल खाना ही पड़ता है, नहीं तो बुरा लगता है। वैसे भी 30 रुपये में गुजर कैसे होगी। ठाकुर साहब बोले। प्रकाश ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया। उस घर में रहना जोखिम था। जब तक शादी की धूम रही वे लोग पराया वहीं रहते थे। चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपये महीने का काम और मिल गया है, मगर वह रुपये उन्हीं के पास जमा करता जाऊँगा। वह आमदनी केवल जेवरों में खर्च होगी, उसमें से एक भी पाई घर के खर्च में नहीं आने दूंगा। चंपा बहुत ही धन्य उठी पति प्रेम का परिचय पाकर। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच कोई पर्दा न था। प्रकाश के पास जो कुछ था वह चंपा का था। चंपा ही के पास उसके बक्से, संदूक, अलमारी की कुंजियाँ रहती थी। मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। उसकी कुंजी कहाँ है इसका पता चंपा को नहीं रहता। वह पूछती कि संदूक में क्या है तो वह कह देता कि कुछ नहीं, पुरानी किताबें हैं। चंपा को संदेह करने का तो कोई कारण ना था और ना वह करना चाहती थी। एक दिन चंपा पति को पान देने गई तो देखा वह संदूक को खोले हुए कुछ देख रहे हैं। उसे देखते ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर दिया और उसका चेहरा फक जैसा हो गया। संदेह का अंकुर जमा मगर पारी न पाकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे कारण की कल्पना ही ना कर सकी जिससे संदेह को आश्रय मिले। लेकिन 5,000 की संपत्ति को इस तरह छोड़ देना उसका ध्यान ही ना आया। प्रकाश के लिए असंभव था। वह कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश अपने कमरे में ही सोने लगा। आषाढ़ के दिन थे, उमस के मारे दम घुटता था। ऊपर एक साफ सुथरा बरामदा था जो संभवतः बरसात में सोने के लिए ही शायद बनाया गया था। चंपा ने कई बार ऊपर सोने के लिए कहा पर प्रकाश ना माना। अकेला घर कैसे छोड़ सकता था। चंपा ने कहा, चोर ऐसों के यहाँ नहीं आते, जिनके यहाँ कुछ है ही नहीं तो अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा। प्रकाश ने क्रोध होकर कहा, कुछ नहीं है तो बर्तन भांडे तो हैं, गरीब के लिए उसकी हंडी ही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक थोड़ा खिसक गया। प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया तो संशय होकर बोला, संदूक तुमने हटाया। झाड़ू लगाते वक्त प्रायः चीज़ें इधर उधर खिसक जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने गई? तो फिर किसने हटाना? मैं नहीं जानती। घर में तुम रहती हो तो जानेगा कौन। अच्छा, अगर मैंने हटा ही दिया तो उसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, मैं तो यूं ही पूछता था, प्रकाश खिसियाकर बोला। मगर जब तक संदूक खोलकर सब चीज़ें देख ना ले तो प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा ज्यों ही भोजन पकाने गई उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी।
गरम गरम पकौड़ियाँ मज़ा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियाँ पसंद भी थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ एक तश्तरे में रखी और प्रकाश को देने गई। प्रकाश ने उसको देखते ही धमाक से संदूक बंद कर दिया और ताला लगाकर बहलाने के इरादे से बोला, तश्तरी में क्या लाई हो? अच्छा, पकौड़ियाँ लाओ दो। आज चंपा का संदेह घना हो गया। आखिर संदूक में यह है क्या? उसे देखने की उत्सुकता हुई। प्रकाश उसकी कुंजी कहीं छिपाकर रखता था। चंपा ने किसी तरह वह कुंजी उड़ा ली और एक दिन उसने ताले की कुंजी खोलकर संदूक खोल डाला। अरे, ये तो आभूषण है। उसने एक एक आभूषण को निकाल कर देखा। ये वे गहने कहाँ से आए? मुझसे तो इन्होंने कभी चर्चा नहीं की। सहसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं हैं? चीज़ें वही थी जिनका वह बखान करते रहते थे। अब इसमें कोई संदेह ना रहा। इतना घोर पतन, लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसने तुरंत संदूक बंद किया और चारपाई पर लेट गई। इनकी इतनी हिम्मत पड़ी कैसी? यह दुर्भावना इनके मन में आई ही क्यों? मैंने तो कभी आभूषणों की आग्रह नहीं किया, तो फिर इनका मन इतना दुर्बल क्यों हो गया? उस दिन से चंपा उदास रहने लगी। प्रकाश के से उससे वैसा प्रेम ना था, ना वह सम्मान भाव। जो अभाव में परस्पर सद्भाव था वह अब गायब हो गया और बात बात पर उन दोनों में तकरार होती रहती थी। इस तरह कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, लेकिन शर्त यह थी कि नगद 10,000 की जमानत का दाखिला किया जाए। इतनी बड़ी रकम आए कहाँ से? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता। एक दिन ठाकुर साहब के यहाँ इस विषय पर चर्चा चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम दरखास्त क्यों नहीं भेजते? पर 10,000 नगद कहाँ से लाऊंगा? अजी, तुम दरखास्त तो दो। सारी बातें तय हो जाए तो जमानत भी दे देंगे, इसमें तुम चिंता ना करो। आप देंगे? हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात हुई। प्रकाश घर चला तो बहुत रंजीदा था। उसको यह जगह अब अवश्य मिलेगी, लेकिन फिर भी प्रसन्न नहीं। ठाकुर साहब की सरलता और उनका उस पर इतना अटल विश्वास उसे आहत कर देता था। उनकी शराफत उसको कचोले डालती थी। उसने घर आकर चंपा को यह खुशखबरी सुनाई। चंपा सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? प्रकाश ने चिढ़कर कहा, फिर और कौन दिलवाता? यही ना होता कि जगह ना मिलती, रोटियां तो मिल जाती। रुपए पैसे की कहीं बड़ी भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे पास तो तुम्हारे साथ साथ उनके रुपए भी चले जाएंगे। तुम यह क्या कर रही हो? मुझसे क्यों भूल चूक होगी? क्या मैं अनाड़ी हूँ? आदमी की नीयत सदा एक जैसी तो नहीं रहती। सुनकर प्रकाश ठक से रह गया। भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर मुझसे ऐसा कहा कि आदमी की नीयत सदा एक जैसी नहीं रहती? चंपा ने गला छुड़ाना चाहा और बोली, तुम जबान पकड़ते हो ठाकुर साहब के यहाँ इस शादी में कि तुमने अपनी नीयत ठीक रखी है, 100-200 की रुपए की चीज़ें इधर उधर नहीं की। प्रकाश के दिल का बोझ उतर गया। उसने तो सोचा था शायद गहनों की बात उसको पता चल गई है, पर मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तुम्हारा संकेत उस तरफ था। लेकिन मैंने कमीशन के सिवा उनकी एक पाई भी नहीं खाई, और कमीशन लेना तो पाप नहीं है। चंपा ने तिरस्कार भाव से कहा, जो आदमी आपके ऊपर इतना विश्वास रखता है, उसकी एक आंख बचाकर एक पाई भी लेना मैं पाप समझती हूँ। तुम्हारी सज्जनता तो मैं तब जानती, तुम कमीशन के रुपए ले जाकर उनके हवाले कर देते। 6 महीने से तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किया तुम्हें कुछ याद है? मकान तुमने खुद छेड़ा, लेकिन 20 रुपये महीना वे देते जा रहे हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तो तुम्हारे यहाँ ज़रूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी ना थी, उन्होंने अपनी घड़ी दी। महरी जब तुम्हारी नागा करती है तो खबर पाते ही वे अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में डॉक्टर साहब की फीस भी उन्होंने दी। दिन में 2-2 बार हाल पूछने आते हैं। और यह जमानत क्या छोटी बात है? अपने संबंधी तक जमानत नहीं देते हैं, और तुम्हारे लिए तो वो 10,000 की जमानत नगद दे रहे हैं। इसे क्या तुम छोटी समझते हो? प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। जैसे दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हो, या उस वक्त मालूम होता है जब नक्षत्र लगाया जाता है। चंपा के इन तिरस्कार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी। वह संदूक कई गुना भारी होकर शिला की भांति उसे दबाने लगा। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। इसी उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत थी। ठाकुर साहब, उनकी स्त्री बीरू और नवेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई थी। बाहर 2-4 मित्र गा बजा रहे थे। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहीं रहना होगा दादा, मैं इस वक्त जाने ना दूंगा। चंपा को यह आग्रह बड़ा बुरा लगा।
चारपाइयाँ नहीं है, बिछावन नहीं है, ना ही काफ़ी जगह है। रात भर उन्हें तकलीफ देने का क्या फ़ायदा। लेकिन प्रकाश निरंतर आग्रह करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी भी हो गए। 12 बज गए। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे, बीरू और प्रकाश बरामदे में। 3 स्त्रियां अंदर कमरे में थी। प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों की संदूकची निकाली और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई महीने पहले वह इसी भांति कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की वेदना थी, आज कांटा निकालने की। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला। अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूकची को रख दिया। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से द्वार बंद कर दिया और घर की ओर लौट पड़ा। गहनों को जो अपने घर ले जाते समय जब उसके प्राण सूखे जा रहे थे, मानो गहरी अथाह खाई में गिरा जा रहा हूँ, आज संदूकची को लौटाकर उसे मालूम हो रहा था कि वह किसी विमान पर बैठा हुआ आकाश की ओर उड़ा चला जा रहा है। वह घर पहुंचा तो बीरू सोया हुआ था। कुंजी उसने सिरहाने रख दी। ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाता था। आज वह अधीर होकर तीसरे ही पहर जा पहुंचा। देखना चाहता था आज क्या गुल खिला हुआ है। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी। पूरा संदूक का संदूक मिल गया, एक चीज़ भी नहीं छुई, जैसे केवल रखने के लिए ही कोई ले गया हो। प्रकाश को इन बातों पर विश्वास नहीं आया। वह अपनी आंखों से संदूक देखना ले। कहीं ऐसा हो सकता है कि चोरी किया गया माल 6 महीने बाद बरामद हो जाए। संदूक को देखकर उसने गंभीर स्वर में कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी तो बुद्धि ही कुछ काम नहीं करती। ठाकुर साहब बोले, किसी की बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है तो तुम्हारी ही क्यों। बीरू की माँ कहती है कोई देवी घटना है। आज मुझे देवताओं पर श्रद्धा बढ़ गई है। प्रकाश बोला, अगर आंखों देखी ना होती तो कभी ऐसी बात पर विश्वास न करता। चलो आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी, ठाकुर साहब बोले। प्रकाश ने कहा, आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था। 20 अनुष्ठान करवाए हैं, ठाकुर साहब बोले। बस यही तो सब अनुष्ठान की ही करामत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को जब यह खबर सुनाई तो वह दौड़कर उनके गले से चिपट गई और ना जाने क्यों रोने लगी, जैसे कोई बिछड़ा पति बहुत दिनों बाद घर से आया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ हमारी दावत है। चंपा बोली, मैं कल 1000 कंगालों को भोजन कराऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। प्रकाश बोला, नहीं, मुझे आज इतना आनंद हो रहा है कि अगर लाखों भी खर्च हो जाए तो भी यह अरमान पूरा ना होगा। प्रकाश की आंखों से भी सुनकर आंसू निकल पड़े।